हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज के पॉडकास्ट में आप ये समझ पाएंगे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। अमेरिका में, रशिया में, चाइना में, यूरोप में मंदी आ चुकी है और अगर हाँ तो क्या भारत पर भी इसका असर होने वाला है? नौकरी क्या आपकी खतरे में पड़ने वाली है? क्या एआई आपकी नौकरी ले सकता है? सारी बातों का जिक्र हुआ है। मेरे साथ इन्वेस्टिंग माइंड के फाउंडर उत्पल चौधरी सर पॉडकास्ट में हैं। तो पहला पार्ट मैं आपको दिखाऊं उसके पहले चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आप क्लिक कीजिए और अब समझिए देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। उत्पल सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेरों मैसेज आपके लिए आए हुए हैं। पैसा बोलता है में धुआं कर रखा है आपने। मैसेज वगैरह आप पढ़ते हैं, कमेंट जो आता है? हाँ, मैंने पढ़ा है, काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है और कुछ एक मैसेज जो लिखते हैं उससे भी सीखने को होता है कि भाई क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग दर्शक के लिए ही बनाते हैं। हाँ। और दर्शक का जो भी कमेंट्स होता है वो सर्वोपरि है। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि पैसा बोलता है पे उत्पल सर के साथ हमने जो 2 पॉडकास्ट किया है, लाखों में व्यूज उसके आए हैं। आप पैसा बोलता है विद एसकेटी चैनल पर जाकर के उस पॉडकास्ट को चेक कीजिए। आपको गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में इतनी जानकारी मिलेगी जितना बीते 5-6 सालों में आपने पढ़ा भी नहीं होगा। अब आज हम इकोनॉमी पे चर्चा करने वाले हैं सर। हम बात करने वाले हैं क्या मंदी आने वाली है, क्या नौकरी जाने वाली है, अमेरिका क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, रशिया क्या करेगा। सवाल बहुत सारे हैं पर मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप जो रोज़ घंटों रिसर्च करते हैं उसमें सबसे नया रिसर्च क्या है आपका? देखिए, जो अभी नया जो रिसर्च ये है कि अमेरिका बिल्कुल टाइट पोजीशन पे चल रहा है, क्योंकि उसके पास जो कर्ज है वो 38.5 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। उसकी इकॉनमी जो है 30 ट्रिलियन डॉलर की है, तो लगभग 125% जो है वो जीडीपी का कर्ज है वहाँ पे। और रॉग रेनहार्ट का एक फार्मूला होता है कि 90% से अगर ऊपर जाता है तो कमाई कम हो जाती है, 100% से ऊपर जाएंगे तो आपकी कमाई बिल्कुल कम होती चली जाएगी। जैसे कि मसलन कि आप 100 रुपया कमा रहे हैं और 125 रुपया आप उसमें से, या आपका ब्याज है अगर, तो आपका वो मेन पैसे को खा जाएगा। तो यही चीज़ अमेरिका के साथ हो रहा है कि अमेरिका की टोटल कमाई हुई है 5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और उसका खर्च जो है 7 ट्रिलियन डॉलर है। तो 2 ट्रिलियन डॉलर के वो शॉर्ट पे है। प्लस जो उसने जो कर्ज ले रखा है, कर्ज में जो है घर का भी कर्ज है और बाहर का भी कर्ज है। बाहर का कर्ज वो बॉन्ड के जरिए लेता है, जो अलग अलग कंट्री लेती है, उस पर आएंगे धीरे धीरे। तो ये जो कर्ज ले रखा है तो इसमें ब्याज दर जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर का जा रहा है हर साल। और 1 ट्रिलियन डॉलर के साथ साथ क्या होता है कि बॉन्ड को पूरा भी होना होता है, मैच्योर भी होता है बॉन्ड। हाँ। जैसे आप एफडी किए, मैच्योरिटी होती है, उसी तरीके से है, तो उनको पैसा देना होगा। तो उनको पैसा देना होगा तो वो 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है वो मैच्योर हो रहा है, मतलब 1/4 जो है वो मैच्योर हो रहा है। ये कब तक होगा? ये भी इसी साल होना है। तो अब इसमें है क्या कि अमेरिका के पास पैसे है नहीं, तो इसमें बड़ा टाइट पोजीशन में है। क्योंकि ये हो गया है कि जब उसके पास पैसे नहीं है, उसकी इकॉनमी कमज़ोर हो गई है, तो बॉन्ड यील्ड ऊपर चला गया है। जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाता है तो क्या करते हैं, जो बाहर के कंट्री जो पैसे, ऐसा कोई ट्रेजरी बॉन्ड ये होता है कि जैसे कि अलग अलग कंट्री, वो एक तरह से जैसे आप बैंक में एफडी देते हैं, आप पैसे जमा करते हैं, वो आपको एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा देता है या ऑनलाइन दे देता है। हाँ। उसी तरीके से ट्रेजरी बॉन्ड होता है। इकॉनमी के आधार पर हम पैसा लगाते हैं। हम ये सोचते हैं कि अमेरिका की इकॉनमी स्ट्रांग है तो हम यहाँ पैसे रखते हैं, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा और कुछ ब्याज भी मिलेगा। उस तरीके से रखा जाता है पैसा। लेकिन क्या होता है, जब बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगता है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर भागने लगता है, तो एक तरीके से तो हमें फ़ायदा होना चाहिए कि हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन हमें डाउट होने लगता है कि ये उसकी इकॉनमी ख़राब हो रही है, क्योंकि उसकी इकॉनमी में हम पैसा लगाएं। तो लोग क्या करते हैं कि उसको बेचने लगते हैं। जैसे कि चाइना जो है, पहले उसके पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर का जो है बॉन्ड खरीदा हुआ था उसने, अमेरिका का नंबर 1 था। वो घटते हुए अभी उसके पास हो गया है 660 जो है बिलियन डॉलर के आसपास का हो गया है। लगभग 700 बिलियन डॉलर का उसने बॉन्ड बेच चुका है पिछले 10 साल में। और अभी वहाँ पे एक रूल आया है जिसमें बैंकों को कहा गया है कि आप अपना एक्सपोजर कम कीजिए अमेरिका के बॉन्ड से, तो वो बेच रहा है। दूसरी बात कि चाइना, उसके बाद जापान के पास है 1.205 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है उसके पास बॉन्ड, जो संभाला हुआ है, जिसके कारण वो जापान के साथ एग्रीमेंट भी कर रहा है। और अभी हाल में ही आज ही किया है, 550 बिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच कोई किसी चीज़ को लेकर। तो ये उस तरीके से इनको ये चक्कर है कि जो अगर बॉन्ड बेचने लगेंगे बाकी कंट्री तो फिर अमेरिका की हालत ख़राब हो जाएगी। एक तो होना है कि मैच्योर हो रहा है 9 ट्रिलियन के आसपास, वो पैसे देने हैं, वो पैसे कहाँ से देंगे? तो उस पैसे को, और दूसरी बात कि उसका ऑक्शन नहीं होगा, कौन लेगा?
अगला चाइना ले नहीं रहा है, जापान ऑलरेडी जो है 250% जीडीपी और कर्ज का रेशियो उसका है, उसकी इकॉनमी उस तरीके से अच्छा है नहीं। यूके है, यूके ने ऑलरेडी काफ़ी ले रखा है, बहुत ज़्यादा ले रखा है। बाकी यूरोपियन वाले यूनियन वाले कंट्री उनके साथ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। और भारत तक अब तो शायद कम भारत भी कम किया है, 21% कम किया है। हाँ। तो ये पैसे लेगा कौन? तो ऐसे में क्या होगा कि उनको क्या करना होगा कि बॉन्ड खुद ही लेना होगा फेड को। तो फेड कहाँ से लेगी? तो फेड क्या करती है, जैसे कि मॉर्गन को दे दिया, किसी बैंकर को दे दिया और उससे बॉन्ड खरीदा और बदले में फिर उसको पैसे देंगे। तो पैसे देंगे तो वो कैश जो है उनको देना पड़ेगा, उसको कीवी बोलते हैं। तो उसमें होता है कि आप एक तरीके से सोचिए कि नोट छाप कर आपको देना पड़ रहा है और उससे क्या होगा कि इकॉनमी और कमज़ोर हो जाएगी। तो ये जो इकॉनमी ऑलरेडी कमज़ोर है वो और कमज़ोर होता चला जाएगा। तो अमेरिका पूरी तरीके से ट्रैप में फंसा हुआ है। अब उसके लिए क्या किया जा रहा है कि जो नए जो फेड चीफ आएंगे 16 मई से जो ज्वाइन करेंगे, उसको लेकर जो ट्रम्प का प्लान है कि किस तरीके से हमें ब्याज दर को कम करना है, बॉन्ड यील्ड को बचाना है, ये बड़ा तनाव का चीज़ रहेगा उनके बीच में और उसको किस तरीके से संभाला जाएगा, ये बड़ा चैलेंज है। और ये इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अमेरिका के लिए या तमाम, अगर आप अमेरिका को देख लें, जो अमेरिका का जीडीपी भी है, जो उसमें जो 7 कंपनियां हैं जो उनकी, जो जिसमें कि फेसबुक हो गया, आपका अमेज़न हो गया, एनवीडिया हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं, एप्पल हो गया, इन कंपनियों के बदौलत जो है वो अमेरिका चल रहा है एक तरीके से आप देखिए तो। क्योंकि एआई में उन लोगों ने इतना ज़बरदस्त काम कर रखा है, इतना ज़बरदस्त उसके पास पैसे आ रहे हैं उस चीज़ से, जिसके कारण वो अभी तक उस चीज़ को संभाला हुआ है। अगर ये 7 कंपनियां अगर नहीं होती या डूब जाता तो अमेरिका पूरी तरीके से एक्सपोज होता। ये चीज़ अभी देखा जा रहा है। हाँ, ये एक आंकड़ा जब मैं देख रही थी तो मैंने देखा कि अमेरिका में ब्याज दरों में अभी बहुत जल्द कटौती की संभावना फिलहाल नहीं जताई जा रही है। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जनवरी में अमेरिका के जॉब्स के जो नए आंकड़े आए वो ये बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अब भी मजबूत है और जो जॉब्स जितनी जाने की उम्मीद बताई गई थी जनवरी में वैसा नहीं हुआ। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि शायद जो ब्याज दरें हैं उनमें बहुत जल्द तो कटौती नहीं होने वाली है। तो इस लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो क्या मौजूदा हालिया अगले कुछ एक महीनों में क्या स्थिर है फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था? देखिए, अर्थव्यवस्था तो उसकी फंसी हुई है, लेकिन ये जो फिलहाल आया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 4.4 के आसपास उम्मीद किया गया था, लेकिन 4.3 हुआ, वो अच्छा हुआ है। और 1,30,000 नौकरियां भी पैदा हुई हैं वहाँ, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ गया है कि नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा गया है। तो ब्याज दर जो कम करने की बात है, ये पावेल जो है वो कर रहे हैं जो है। अब चूँकि वो ट्रम्प का सुन नहीं रहे हैं, ट्रम्प तो ये चाहते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा तो उनका कहना है कि लोग पैसे लेंगे, जो मकान मॉर्गेज वगैरह जो है वो ज़्यादा करवाएंगे, जो है रियल एस्टेट जो है उनका फलेगा फूलेगा और पैसे लोगों के हाथ में आएगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकॉनमी चल जाएगा। ये ट्रम्प का फॉर्मूला है। जबकि पावेल का ये कहना है कि भाई हम उसको करेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और हम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो ये टसम टस की स्थिति है पावेल और जो है ट्रम्प के बीच में। तो इसलिए जब उनका उस पर जो है क्रिमिनल केसेस किए गए और तमाम चीज़ किया गया, वो डिफरेंसेस बिल्कुल सामने आ गया। तो अब जो नए चीफ आ रहे हैं उनको लेकर जो ट्रम्प की जो योजना है उसको देखना पड़ेगा कि उस पर किस तरीके से ये करता है। क्योंकि उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फेड का जो बैलेंस शीट है वो $6.6 ट्रिलियन का है और उसको जो सपोर्ट करता है गोल्ड है उसके पास 8,130 मैट्रिक टन के आसपास है, जो कि $42.22 पे कोट किया हुआ है। तो वो जो टोटल बैलेंस शीट का 0.7% है। तो उसमें एक बात कही जा रही है कि उसको बढ़ाकर जो है आज के मार्केट रेट पर अगर वो ले आते हैं तो कम से कम 25% जो है वो बैक हो जाएगा उसके बैलेंस शीट का। तो उससे जो है एक पॉजिटिव चीज़ अमेरिका को मिलेगा। तो ये सब काफ़ी कसमकस है, अभी देखते हैं किस तरीके से करते हैं नए। अमेरिका की क्या स्थिति है और वो कितना कर्ज में डूबा हुआ है ये आपने बखूबी समझाया। हम कई रिपोर्ट्स भी पढ़ते रहे हैं जिसमें हमने देखा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेट में अगर कोई है तो इस वक्त अमेरिका ही है। अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा चाइना की इकोनॉमी भी समझाएं, क्योंकि पहले भी आपने कहा है कि ये आपका अंदाज़ा है कि तकरीबन 30,000 मीट्रिक टन गोल्ड चाइना दबा के बैठा हुआ है, जिसका कहीं कोई अता पता है नहीं और जिसकी सच्चाई भी बाहर नहीं आ सकती है। तो क्या जैसा आपका अंदेशा है कि चाइना के पास गोल्ड पहले से ही है, रिजर्व गोल्ड वो अपना बढ़ाता चला जा रहा है, सिल्वर मार्केट पे कैसे उसने पूरा हथियार रखा है और उसकी मोनोपोली चल रही है वो हम देख रहे हैं। तो इस लिहाज से क्या हम ये समझें कि अमेरिका तो गर्त में जा रहा है और चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी जा रही है क्या?
उस पर हम जैसा कि 30,000 के बारे में ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहता है, कोई उसका कॉन्क्रीट है नहीं कि उसके पास कितना है। ऑफिशियल चाइना तो ये कहता है कि हमारे पास 2300 मेट्रिक टन के आसपास है, लेकिन अनऑफिशियली ये फिगर दिया जाता है, कोई 10,000 बोलते हैं, कोई 30,000 बोलते हैं, ये अलग अलग फिगर है। जहाँ तक चीन की इकॉनमी का सवाल है कि चीन का इकॉनमी जो है इस वक्त जो जीडीपी वगैरह जो 5% जीडीपी का लक्ष्य था वो तो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। चीन में डिफ्लेशन का खतरा है, जैसे वहाँ इन्फ्लेशन है वहाँ डिफ्लेशन हो गया। डिफ्लेशन में ये हो गया कि लोग चीज़ नहीं खरीद रहे हैं और जो है कंजम्पशन जो है उस तरीके से नहीं आ रहा है, लोग पैसे सेव कर रहे हैं। और दूसरा हो गया कि चीन में जो है एक चीज़ देखा गया है कि वहाँ का जो प्रॉपर्टी मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, वो बिल्कुल बैठ गया है। वो एक बड़ा उसके लिए सेटबैक रहा। उसने बनाया था मकान और कई सालों से फंसा हुआ है और वो बिक नहीं रहा है। तो उसके कारण चीन में जो है चीन का जो युआन जो है वो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो गोल्ड खरीदा है। तो गोल्ड में जो चीन की तरफ से दो बातें हैं, एक तो डॉलर के खिलाफ अपने आप को मजबूत करना और दूसरा अपने करेंसी को, जो उसका करेंसी कमज़ोर हो रहा था उसके लिए गोल्ड का बैक कर रहा है वो। तो चीन की कहानी ये है। लेकिन चीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब है, जो है वो पूरे वर्ल्ड को जो है एक तरीके से कहे कि सारा सामान सप्लाई हो रहा है उसका, वो चीज़ है। लेकिन चीन के साथ जो सबसे पॉजिटिव बात जो देखी जा रही है उसका, कि जो आप अगर इधर देखें जो नई चीज़ें हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उस पर चीन ने जिस तरीके से पकड़ बनाया है वो काबिल तारीफ़ है। खासकर रेयर अर्थ मटेरियल को देख लीजिए आप। रेयर अर्थ मटेरियल का ये है कि उसका इस्तेमाल हर चीज़ में हो रहा है आजकल। इवन मैग्नेट भी जो है, आप गाड़ी भी जाता है वो मैग्नेट है। जो डिफेंस के जितने भी जो इक्विपमेंट्स बनते हैं उसमें रेयर अर्थ का ज़रूरत है। जो भी मिसाइल बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, सोनार सिस्टम बन रहा है, रडार सिस्टम बन रहा है, सब में जो है रेयर अर्थ है। फाइटर प्लेन बन रहे हैं उसमें रेयर अर्थ है। मतलब अमेरिका का जो सबसे सॉलिड इकॉनमी है अगर उसका, तो ये 7 कंपनियों के अलावा अगर कुछ है तो डिफेंस है। और डिफेंस में जो चीज़ चाहिए वो रेयर अर्थ है चीन के पास। चीन के पास जो है 90% जो है उसके प्रोसेसिंग में है, उनका कब्जा है जो है रेयर अर्थ में। 60% माइनिंग में कब्जा है, 93% मैग्नेट में कब्जा है। अभी उसने 7 कंपनियों का 7 रेयर अर्थ पे, 17 टोटल रेयर अर्थ हैं, 7 पे उसने अमेरिका को देने से मना कर दिया गया था। तो उसमें पता चला कि उस 7 में जो है चीन का जो सबसे कम जो योगदान था, जिसमें पकड़ था, वो 92% था, 98% तक था। तो कि मतलब कि अगर वो चीज़ अमेरिका को ना दे तो अमेरिका के यहाँ चीज़ें नहीं बन सकती। जिसके कारण जो ट्रंप जो है, जो आकर साउथ कोरिया में जो एग्रीमेंट हुआ इन लोगों के बीच, जो 1 साल का हुआ और जो टैरिफ हटाया गया और जो तमाम चीज़ किया गया, वो इसलिए किया गया कि रेयर अर्थ में बिल्कुल वो अंकुश लगा दिया था। वो तो मना कर दिया था कि हम देंगे ही नहीं, और नहीं देंगे तो अमेरिका बैठ जाता। तो फिर जाकर अमेरिका जो है अब ये कर रहा है कि हमें रेयर अर्थ पे लाना है, जो क्रिटिकल मिनरल्स और तमाम चीज़ जो आ रहा है, इसकी पॉलिसी आ रही है। साथ में अभी जो है लिथियम को लेकर एक कोई फैक्ट्री भी वहाँ चालू हुआ है, ये तमाम चीज़। अब ये जान लीजिए कि अमेरिका जो है 1980 तक रेयर अर्थ में नंबर 1 होता था, चीन कहीं नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि रेयर अर्थ में जो प्रोसेसिंग होता है, तमाम चीज़ होता है, बड़ी गंदगी होती है उसमें। जो ग्रीन रेवोल्यूशन और ग्रीन वाले सब जो है वो सब आ जाते हैं आंदोलन करने के लिए, पर्यावरण को बड़ा नुकसान है, तमाम बातें हैं। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आंदोलन वगैरह होने लगा। तो अमेरिका की जो कंपनी थी उसको चीन ने टेक ओवर कर लिया। चीन ने टेक ओवर करने के बाद वो धीरे धीरे रेयर अर्थ को अपने यहाँ लेकर चला गया। चीन में तो कोई बोलने वाला है नहीं, लेफ्ट का शासन है, कोई आप आवाज़ उठा नहीं सकते, अमेरिका की तरह तो आवाज़ उठा नहीं सकते वहाँ पे। तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों पे पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया रेयर अर्थ में। आज ये है कि अगर वो मैग्नेट देना बंद कर दे तो दुनिया की गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, कोई भी गाड़ी। एक तो वो अपना सामान देना बंद कर दे तो वही सब कुछ तो उसी पर डिपेंडेंट है। हाँ। दूसरी बात कि जो सामान बन भी रहा है तो उसमें तो ये चीज़ होता है। तो इस बार जो बजट में हमने जो देखा कि रेयर अर्थ के लिए दिया गया है, क्योंकि आप जान लीजिए रेयर अर्थ में चीन जो है नंबर 1 पे है, 44 मिलियन जो है टन के आसपास है। उसके बाद से अगर 22 मिलियन टन है वो ब्राज़ील के पास है, और 7 मिलियन टन नंबर 3 है इंडिया। और लेकिन अच्छा। इंडिया में प्रोडक्शन में जो है 8वें नंबर पे थे हम लोग। हाँ। तो प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं कर रहे थे। और अभी हाल में देखा गया था कि जम्मू कश्मीर के पास भी रेयर अर्थ का एक बड़ा ये मिला है, अभी उस पर भी कुछ काम नहीं शुरू हुआ है। तो ये तमाम बातें थी। तो इसलिए इस बार के बजट में जो दिया गया था वो रेयर अर्थ को लेकर दिया गया, क्योंकि रेयर अर्थ के महत्ता को समझा गया। बीच में चीन ने क्या किया था, मैग्नेट देना कम कर दिया था, उस पर अंकुश लगा दिया था। तो यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सी धीमी हो गई थी बननी, खासकर ईवी गाड़ियों पर बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो उस तरीके से चीन जो है पूरी तरीके से अपने इसमें
कब्जा किया हुआ है, दूसरे के इकॉनमी को पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। और जो आप ये देखिए कि $20 ट्रिलियन का है इकॉनमी चीन का, हाँ। $30 ट्रिलियन का है अमेरिका का, $10 ट्रिलियन के बीच में फ़र्क है। और जो बात कही जा रही है कि आने वाले समय में कुछ एक साल में 15-20 साल के अंदर वो अमेरिका से बड़ा इकॉनमी हो जाएगा। और ट्रंप को इस बात को बिल्कुल मालूम है। हाँ। ट्रंप ये बात जान रहे हैं कि वो रेयर अर्थ में बिल्कुल कब्जा कर चुका है, उसकी इकॉनमी बड़ी हो जाएगी। तो अमेरिका जो है इस बार, पहले अमेरिका क्या करता था, दादागिरी के लिए करता था, इस बार दादागिरी के सोच के साथ ही वो जो है इस समय अपने सर्वाइवल के लिए भी काम कर रहा है। और जो आप ये जान लीजिए कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाया गया, हाँ। वो अमेरिका का मैसेज था एक तरीके से, पूरी तरीके से। क्योंकि जो चाइना ने क्या किया है, BRI जो है बॉर्डर वाला इसने शुरू किया है, हाँ। इनिशिएटिव वाला, तो उसके जरिए वो सारे देश को, पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। ग्लोबल साउथ जो है, जो इक्वेटर के नीचे वाला जितना हो गया, सॉदर्न हेमिस्फीयर, उस पर पूरी तरीके से चीन का कब्जा हो गया है। आप अगर देखें तो जो है अफ्रीका में पूरी तरीके से कब्जा है, लैटिन अमेरिका में पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से एंटर कर चुका है। तो ये बात जो है ट्रंप को मालूम था, और वो धीरे धीरे जो है ब्राज़ील उसके झोली में है चीन के, और बाकी वेनेजुएला भी था उसके इसमें, और भी कंट्री जा रहे थे उसमें, जो है पेरू जा रहा था, तमाम से जा रहा था। तो इसने निकाला डॉक्ट्रिन, मॉनरो डॉक्ट्रिन 1823 का था। उसके मॉनरो जो थे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये किया था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ये हो गया आपका कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, और नीचे हो गया आपका जो अर्जेंटीना वगैरह, ब्राज़ील वगैरह, सारा चीज़। तो ये उसको लेकर एक पॉलिसी लाई गई थी कि उस समय यूरोप का जो है बोलबाला था, चाइना तो था ही नहीं उस समय एक तरीके से, तो कि कोई भी यूरोपियन कंट्री या कोई भी एक्सटर्नल इसको जो है यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उस मॉनरो डॉक्ट्रिन को निकाला गया और उसको डॉनरो डॉक्ट्रिन किया गया, डोनाल्ड के नाम से किया गया। और उसके बाद जो है, उसको करने के बाद उसको उठा कर लाया गया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाकर। तो वेनेजुएला के जब प्रेसिडेंट को उठाकर लाया गया तो बाकी सारे जितने राष्ट्राध्यक्ष डर गए कि चीन की एंट्री कम किया जा सके। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को उसने चीन से काटने की कोशिश की। और बड़ा ये है कि लैटिन अमेरिका जो है वो खनिज के लिए जो है मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त है वहाँ पे। आप ये जान लीजिए कि जो सिल्वर सबसे ज़्यादा होता है उन्हीं जगहों से होता है, लैटिन अमेरिका से होता है या फिर मैक्सिको से होता है। तो ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ये खनिज पदार्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और ये एक बड़ा मूव इसने किया है। साथ में जो ग्रीनलैंड को लेकर जो भी मूव कर रहे हैं वो कि चाइना उधर ना चला जाए, वहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं। और साथ में जो डिप्लोमेसी वाली जो बात है, जो जोग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो है, ये अमेरिका का चल रहा है पॉलिसी पूरी तरीके से। दूसरा, गल्फ में अमेरिका पूरी तरीके से कब्जा है, एक तरीके से सारे गल्फ वाले उसी के पास हैं और उसके पास इजराइल है ही गोली मारने के लिए, बम मारने के लिए। अब ईरान एक मामला फंसा हुआ था। ईरान जो है वो रसिया के करीब था। रसिया जो है, रसिया और चाइना एक ध्रुवीकरण है, तो वहाँ पे एक उसको खटक रहा था। तो ईरान को पेसिफाई करने के लिए जो कोशिश चल रही है अभी, जो अब तो उनकी मीटिंग चल रही है, कोई डील हो जाएगा तमाम चीज़, उसके जरिए जो है वो पूरे गल्फ में कब्जा करना चाह रहा है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है डॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से है। अब जो है अब बाकी बच गया साउथ एशिया वगैरह जो भी है। ऑस्ट्रेलिया नाराज चल रहा था, तो ये जो पूरा ध्रुवीकरण चल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि चीन जिस तरीके से बढ़ रहा है आने वाले समय में अमेरिका को चैलेंज ना कर दे। जो होता है कि बॉस बना रहे, तो वो उसके अस्तित्व पे अभी खतरा है एक तरीके से देखें तो। ये मतलब ऐसा है कि दो बड़े देशों के बीच की लड़ाई की वो नंबर 1 से कैसे सेकंड पे आए और ये नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो चाइना और अमेरिका की लड़ाई में पिस बेचारे रहे हैं ग्रीनलैंड जैसे देश। ये बहुत शानदार मुझे लगता है सर ने डिटेल वर्जन आपको दिया है कि वर्ल्ड में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। इसमें से कितनी बातें आपको मालूम थी मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर नई जानकारी मिली है तो बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ, और एक लाइक पहले उत्पल सर के लिए आप कीजिए। मुझे ऐसा समझ में आया, ये जो रेयर अर्थ वाली बात आपने सर बताई है, हम पहले कहानी सुनते थे ना कि राजा था और उसकी जो जान थी वो तोते की गर्दन में बसी हुई थी। वो तोते की गर्दन अगर मरोड़ दो तो राजा मर जाता था। तो चाइना के पास ये जो रेयर अर्थ वाली बात आपने बताई है, ये वही अमेरिका जो राजा है, तो वो तोते की गर्दन वो चाइना के पास है अभी, अपने हिसाब से वो उसको नचा रहा है। बिल्कुल। और इसमें दो बातें थी। एक तो चाइना, एक पनामा वाला जो एंगल आया था, जब आया ट्रंप उसने पनामा पे कर, क्योंकि पनामा वाले जो है आप वहाँ से चाइनीज शिप जा रहा था पूरी तरीके से। तो अब चाइना ने क्या किया है कि अपना एक कैनाल बनाने लगा है निकारागुआ होकर। तो उस निकारागुआ वाले इसमें हांगकांग की एक कंपनी को दिया गया टेंडर,
और चाइना बोला मेरा तो रोल ही नहीं है, हांगकांग की कंपनी है, हांगकांग तो उसी का है। तो अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि पनामा वाले को उसने हरकाया कि भाई आप नहीं करोगे, चीन की तरफ नहीं जाओगे। दूसरा निकारागुआ वाले को भी कर रहा है, वो वहाँ पे भी कोशिश कर रहा है कि आप कैनाल नहीं दोगे। तो चीन को बांधने की कोशिश है, चीन को बांधने की कोशिश। वेस्टर्न हेमिस्फीयर बताया मैंने आपको, गल्फ हो गया, ये जो दो कैनाल जो हो गए, पनामा वाला और निकारागुआ वाला जो बनना था, हाँ। वो कैनाल हो गया। इस तरीके से उसको बांधने की कोशिश कर रहा है वो। मुझे ये बताइए कि मौजूदा वक्त में क्या ये संभव है कि कोई देश कह दे कि मैं तुम्हें ये सामान नहीं दूंगा, या रेयर अर्थ अमेरिका को तो कम से कम नहीं दिया जाएगा? ये मौजूदा राजनीति में और जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के नियम हैं, उनमें क्या ये संभव है कि ऐसी दादागिरी कोई देश कर पाए चाइना जैसा? बिल्कुल, ये है ही नहीं, ये नियम तो है ही नहीं कि आप जो है वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो आप इस तरह से कर भी नहीं सकते हो। लेकिन क्या हो गया कि अमेरिका की ही पॉलिसी चाइना अपना रहा है। अमेरिका क्या करता था, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वो चीज़ें लगाता था। जब भी आप देखेंगे खबर पता होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे ये चीज़ है, उसको इम्पोज करके उस पर बैन कर दिया, उस पर सैंक्शन लगा दिया। जैसे रसिया का उसने डॉलर कब्जा कर लिया, जब्त कर लिया, वेनेजुएला का गोल्ड कब्जा कर लिया राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे। सेम फार्मूला चीन अपनाया है। जो चीन ने जो किया, जो रेयर अर्थ में जो भी चीज़ें हैं कि रेयर अर्थ में आप वहाँ 1 नैनोग्राम भी बगैर चीन के परमिशन के नहीं भेज सकते। जो भी कंपनी प्रोसेसिंग कर रही है, जो भी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, सेम चीज़ उसने सिल्वर पे लेकर आया था कि सिल्वर पे भी वही चीज़ उसने किया। हालांकि कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसको और कड़क कर दिया है कि आप उनके परमिशन के बगैर नहीं ले जा सकते। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो कहानी जो है अमेरिका ने जो सिखाया है, वही चीज़ चीन सिखा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात है कि चीन को बनाने वाला अमेरिका ही है। चीन क्या था, कुछ भी नहीं था। चूँकि उनको जो है इंडस्ट्रियल हब चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए था, अमेरिका में उस तरह से चीज़ें थी नहीं। धीरे धीरे चीन को डेवलप किया और चीन जो है आज जो है खड़ा हो गया है पूरी तरीके से। जो कहा जाता है ना कि 10 साल तक किसी के सर पे हाथ रख दीजिए तो वो खड़ा हो जाएगा, तो उसी तरीके से चीन आज खड़ा हो चुका है। और सबसे पहले वो निगलने की तैयारी में अमेरिका को ही है। मैं एक चीज़ आपसे और समझना चाहती हूँ कि मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं पीटर शिफ, उनकी तरफ से अभी हाल ही में ये कहा गया। पहले मैं दर्शकों को बता दूं, पीटर शिफ वही हैं जिन्होंने 2008 की मंदी की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी, बहुत पहले आंक लिया था कि इतनी बड़ी मंदी आने वाली है, और उसी के बाद से उनकी बातों का वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पीटर शिफ ने ये बात कही कि 2008 में तो क्या ही मंदी आई थी जो 2026 में आने वाली है। वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि मार्केट एक्सपर्ट जो है वो सावधान हो जाएं, निवेशक सावधान हो जाएं। उन्होंने कहा है कि पहला तो अमेरिकी डॉलर खत्म हो जाएगा, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर की जगह सोना ले लेगा। ये भी उन्होंने कहा है कि 2008 से बहुत बड़ा आर्थिक संकट 2026 में आने वाला है। पीटर शिफ की बात को उत्पल सर क्या हामी भरेंगे? देखिए, पीटर शिफ साहब जो हैं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। हालांकि 2008 को लेकर कई लोगों ने प्रिडिक्शन किया था, जिसमें पीटर साहब भी थे। दूसरा एक माइकल बड़ी था जो है, उसने शॉर्ट कर दिया था। सबसे कमाल का काम तो उसने किया था, क्योंकि उसको ये मालूम था कि ये कंपनियां मॉर्गेज को उसने पकड़ लिया था, बैंक वाले मॉर्गेज को, जो हो रहा था कि आप 1 लेयर के बाद 2 लेयर 3 लेयर, तो उसने शॉर्ट कर दिया पूरी तरीके से। और उस समय उसने 6,000 करोड़ रुपये कमाए थे उस 2008 के माइकल बड़ी। तो सबसे जीनियस आदमी तो मैं उसी को बोलूंगा कि उसने दांव लगा दिया, पैसे का दांव लगा दिया। इन लोगों ने तो मौखिक बोला आकर। दूसरा ये अपने रघुराम राजन भी बोले थे, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग बोलते थे। रघुराम राजन अभी भी कह रहे हैं कि मंदी आएगी वैसे। हाँ, नहीं, वो सब लोग कहते हैं। हाँ। वो सब जो एक बार जो बोल दिया ना मंदी, ये सब जितने लोग हैं ये सब हर बार बोलेंगे मंदी आएगी, मंदी आएगी, मंदी आएगी, आ ही जाएगी एक बार तो रघुराम राजन का मुझे याद है वो पिछले साल भी कह रहे थे, पर ऐसा कुछ हुआ। अब वो रॉबर्ट कियोसाकी पिछले 20 साल से बोल रहे हैं कि मंदी आएगी, मंदी आएगी। तो आ जाएगी। देखिए, पोजीशन है इस समय टाइट, नो डाउट अमेरिका का पोजीशन बहुत टाइट है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसका 125% जीडीपी का कर्ज है, 230% जीडीपी कर्ज का जापान है। जापान सर्वाइव कर रहा है अभी भी, जापान हमारे सामने है, सर्वाइव कर रहा है। तो सर्वाइव वो कर सकता है अभी, मतलब उस तरीके से मंदी नहीं दिख रहा है, लेकिन टाइटनेस है तमाम चीज़। और डॉलर खत्म नहीं होगा, क्योंकि किसी भी करेंसी को खत्म होने में बहुत साल लगता है, कई साल लग जाते हैं, कई दशक लग जाते हैं। अगर ब्रिटेन का पाउंड खत्म हुआ तो उसको कई दशक लग गए खत्म होने में, और अमेरिका को फिर मजबूत होना पड़ा, नंबर 1। तो दूसरी बात कि डॉलर को खत्म होने के लिए आपको कोई करेंसी तो मजबूत करना पड़ेगा। युआन जो है वो 4.83% है,
डॉलर जो है 57% है, तो 4.83% 57 को कर नहीं सकता। दूसरी बात की जो ब्रिक्स करेंसी की जो बात है, ब्रिक्स करेंसी को भी लेकर वो चीज़ ऐसा हो नहीं रहा है, सिर्फ कागजों पे हम लोग सुन रहे हैं। चूँकि भारत भी उसमें पार्ट है, भारत उस तरीके से खुलकर सामने जा भी नहीं रहा है। और रसिया वाला जो अभी डेवलपमेंट जो दिख रहा है कि किस तरीके से अमेरिका के करीब जो बातें जो आ रही है उभर कर सामने, ट्रंप के साथ तस्वीर भी आ गई उसकी जो है सामने, तो वो सब तमाम कई सारी बातें हैं। तो इसलिए जो है देखिए टाइटनेस रहेगा, इकॉनमी उसकी कमज़ोर रहेगी, लेकिन मंदी या रिसेशन जैसा चीज़ अभी दिख नहीं रहा है। दूसरी बात होता है कि जो एक बात कही जाती है कि एआई मंदी ला सकता है, जो कि उसमें क्या होगा कि पिछले बार जो मंदी आया था तो बैंक मॉर्गेज वाला आ गया था, एक ज़बरदस्त स्कैम हो गया, पूरी तरीके से पैसे पूरे खत्म हो रहे थे जो है, तो उसके कारण एक मंदी आया। तो वो चीज़ इस वक्त नहीं दिख रहा है। अब क्या है कि एआई के पास जो पैसे जा रहे हैं या एआई जो पैसे लगा रहा है, उस पैसे को उसमें ये कहा जाता है कि भाई ये जो जितनी 6-7 कंपनियां ये आपस में ही पैसे इन्वेस्ट कर दे रही है, उस तरीके से पैसे को रोटेट कर रहा है। लेकिन एआई में जो है क्या कि एआई जो है वो .com बबल नहीं है, एआई में फैलाव बहुत ज़बरदस्त है। और जिस तरीके का फैलाव है अभी आने वाले समय में जो हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, जो हम और आप भी एआई का इस्तेमाल ही कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से उसमें एक फैलाव काफ़ी ज़बरदस्त है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय जो है डॉलर कमज़ोर होगा, नंबर एक, अमेरिका की इकॉनमी कमज़ोर होगी, हो गई है ऑलरेडी, और भी कमज़ोर हो सकता है, वो हो जाएगा। लेकिन रिसेशन जैसी बात इस समय दिख नहीं रहा है, क्योंकि रिसेशन में ध्यान रखिएगा कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसको 2 क्वार्टर में माइनस होना होता है। सिर्फ रिसेशन बोल देने से नहीं होता है कि अगर अमेरिका की जीडीपी 2-3% के आसपास है, हाँ, उसको माइनस में जाना होगा, और 1 क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर में माइनस जाना होगा। क्योंकि बीच में क्या हुआ कि एक आध बार वो माइनस में गया था, तभी आया कि मंदी आ गई, हाँ, लेकिन उसके बाद उसने रिवर्स मार दिया। तो मैं इसी पे आगे एक काउंटर आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही हूँ और किताबों में जो पढ़ाया गया है वो तो इतना ही पढ़ाया गया है कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक या तो निर्यात उसका कम हो जाए या उसका खर्च आप माइनस में देखें, तो आप समझ लें कि मंदी उस देश में आ गई है। अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, क्योंकि हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात करें, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में अगर हम पिछली तिमाही का डेटा देखें तो 0.1% की ही सिर्फ बढ़त है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये धांधली है, ये झूठ बोल रहा है ब्रिटेन, ये 0.1% दरअसल डाउन में है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता है, इसलिए ये 0.1% दिखाया जा रहा है। और ठीक इसके अगले महीने की अगर हम बात करें, मतलब जनवरी की अगर हम बात करें, तो वहां पर भी गिरावट दर्ज की गई है उनकी अर्थव्यवस्था में। तो क्या वाकई ये मैनिपुलेट करने की कोशिश ब्रिटेन की तरफ से हो सकती है? वो साधारण किताबों में जो मैंने पढ़ा है कि जी मंदी तो बस इतनी बार होती है कि आप 2 तिमाही देख लीजिए तो आ गई, तो ये आ गई है। देखिए इसमें ना मैनिपुलेशन मेरे ख्याल से होता नहीं है, लेकिन अपोजिशन उस पर आवाज़ जरूर उठाते हैं। हमारे यहाँ ही जैसे महंगाई का होता है कि लोग कहते हैं कि भाई बेस ईयर चेंज कर दिया तो फर्क हो गया, 12 लाया, अब तो 12 से 24 आ गया, तो वो तो इकोनॉमी उस हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वो मैनिपुलेशन इस तरीके से करते नहीं है। लेकिन 0.1% को आप मानते हैं बढ़त? 0.1% मतलब इकोनॉमी एज इट इज रहा, मूव नहीं किया। हाँ। लेकिन जब माइनस में दो क्वार्टर मतलब 6 महीने माइनस में चला जाए, उसका प्रोडक्शन नहीं हो, तब उसको हम कहते हैं कि ये रिसेशन आया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो रिसेशन जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होता है लोगों के लिए। वहां से ऐसा ही नहीं होता है सर, कहाँ से होगा पैसा तब तो अपॉर्चुनिटी। वो चूंकि देखिए ये बात ध्यान रखिएगा कि रिसेशन में फिर वो बिल्कुल अंदर नहीं चला जाता, चूंकि जो 1929 का रिसेशन की जो कहानी थी वो अलग थी, उसमें अलग चीज़ थे, उसमें टैरिफ भी था, उसमें शेयर बाजार भी था, उसमें तमाम चीज़ था, तो वो और उसमें पॉलिसी भी जो है उसने गलत लेता रहा, तो जिसके कारण वो लंबा खींच गया, 10 साल तक खींच गया, हाँ। खत्म। अब 2008 का देखिए आप, बाउंस बैक कर गया ना, 2 साल के अंदर बाउंस बैक हो गया। ठीक है, पर 8 में सर बहुत नौकरियां गई थी और वाकई लोगों के पास पैसा नहीं था। आपके पास होगा? मैं तो उत्पल सर की बात कर रही हूँ कि उनके पास होगा। अगर 26 में मंदी आ गई तो शायद उत्पल सर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। रिसेशन तो ऐसे ही हुआ ना फिर। हाँ वो बात है आपकी, लेकिन हाथ में पैसा है सर, फिर रिसेशन किस बात का? हाँ वो आपकी बात सही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी अमेरिका के जीडीपी को देखते हुए जो तमाम चीज़ चल रहा है, हाँ। कि वो अभी कोई माइनस में जाता हुआ दिख रहा है, ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन लोग बोलते रहेंगे कि जो है मंदी आएगी वो बोलेंगे। ब्रिटेन भी छुपा नहीं रहा है, वहाँ भी मंदी नहीं है, यूरोप में मंदी नहीं है।
नहीं, देखिए टाइटनेस है सब जगह। अब देखिए यूरोप में अगर कुछ मंदी भी आएगा तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर मंदी अगर आप कहें बड़े इकोनॉमी का चीन में अगर आ जाए तो फिर पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा, अमेरिका में आ जाए तो पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा। हालांकि ब्रिटेन का जो इकोनॉमी कह रहे हैं उसमें टाइटनेस है, नो डाउट, बहुत ही ज़बरदस्त टाइटनेस है। बीच में जर्मनी में भी आ गया था, जर्मनी ने अपने आप को सुधार लिया, बहुत अच्छी तरीके से सुधारा उसने। बीच में ये हो गया था कि भाई वो रिसेशन पे जा रहा है और तमाम चीज़ जा रहा है, शायद उसका 2 क्वार्टर माइनस में भी आ गया था, लेकिन उसके बाद उसने तीसरे क्वार्टर में फिर इम्प्रूव करके अपने आप को संभाल लिया जर्मनी ने। तो ये देखिए यूरोपियन कंट्री में टाइटनेस है पूरी तरीके से, और यूरोपियन कंट्री में जो कर्ज और जीडीपी का रेशियो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे स्पेन वगैरह में देखिए बहुत ही हालत ख़राब है उसकी, लेकिन उससे क्या है कि हमें जो मतलब है वो, अगर यूरोप का शेयर बाजार गिरता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका का शेयर बाजार गिरता है तो फर्क पड़ता है। तो अमेरिका की इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है, $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है। अब 111 ट्रिलियन का पूरे दुनिया का है इकॉनमी, 30 ट्रिलियन अमेरिका का है, 20 ट्रिलियन चाइना का है, 50% तो यही है। तो 50% इकॉनमी अगर हिलेगा तो हिलेगा, बाकी 50% में तो पूरी दुनिया शामिल है।